जंतर मंतर के आज के प्रोटेस्ट में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं, बेटियां भी शामिल हैं और किस भावना के साथ वो यहाँ पहुंची है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम पल्लवी है, मैं यूपी से आई हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग त्रस्त हैं इस गवर्नमेंट से, वो सब यहाँ पे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हम सब यहाँ पे उसके अगेंस्ट सब खड़े हैं, सब एक साथ आए हैं। अब तक लग रहा था कि सरकार भी इस धरने को, इस प्रदर्शन को शायद उतना मजबूती से नहीं समझ पा रही थी, इसकी गंभीरता नहीं समझ पा रही थी। जिस तरीके से आज यूथ उतरा है तो सरकार को समझ आएगी क्या बात? बिल्कुल उनको समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पे हैं और लोग के तादाद में हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनको सीरियसली लेना पड़ेगा। और इस यूथ को वो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं जेनजी का प्रोटेस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा यूथ यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी वो हल्के में ले नहीं सकते हैं। और ये लोगों का गुस्सा है, रोष है, जो देखने को मिल रहा है। जैन जी मतलब यूथ और महिलाएं, खास तौर पे बीजेपी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है, वो यूथ पे और महिलाओं पे बेस्ड होती है। और आज लग रहा है कि भाई दोनों ही सरकार से इस वक्त नाराज है। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई के मुद्दे से सब जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा है, नौकरियां नहीं हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोगों की कोई नौकरी का कोई उम्मीद नहीं है। तो इस सब का मुद्दा महिलाएं भी वही सब झेल रही है। महंगाई जो है, घर पे सिलेंडर लेना है, चाहे कुछ भी हो, इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल सबके रेट, तो वो सब हम महिलाएं भी इस चीज़ का और बहुत ज़्यादा ही सेफ्टी का इशू है महिलाओं का। दिल्ली में आप देख रहे हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस सब के अगेंस्ट सब आए हैं साथ में। आप क्या कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। जो इस नंबर में लोग आए हैं उससे ये गवर्नमेंट को ज़रूर पता चलेगा कि लोगों में कितना गुस्सा, कितना रोष है, कितना एंग्स्ट है, एंड दे विल हैव टू टेक सम एक्शन डेफिनेटली। संसद मार्च आज होने नहीं दिया गया, फोर्स ने थोड़ी सख्ती भी की, कुछ लाठियाँ भी बजी, तो सरकार ने जो या प्रशासन ने या पुलिस ने जो रणनीति अपनाई इस आंदोलन को आज रोकने की, क्या लग रहा है कि भी उससे और आक्रोश बढ़ेगा? बिल्कुल, और उसके बावजूद भी फ़ायदा तो नहीं हुआ। हम लोग फिर भी सड़कों पे तो आए हैं। इतने लोग इतनी बड़ी तादाद में जो आए हैं वो यही दिखाने आए हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए। जब हम लोगों को गुस्सा आएगा, सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए, ऐसे अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो नहीं चलेगी। अब किसी हाल नहीं चलेगी। बदलाव के मूड में हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए नारेबाजी से नहीं समझ में आ रहा है, लोगों में कितना जोश है। बिल्कुल बदलाव होगा। कहाँ से आए हो दोस्त? मैं बुंदेलखंड झांसी से आया हूँ, जिला जालौन से। हम लोग करीब 60-70 लोग आए हैं। बस ये है कि जिस तरीके तानाशाही सरकार चला रही है, ये उम्मीद के साथ मैंने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया था। हम लोगों ने तो उम्मीद किया था कि बीजेपी मोदी जी हैं, अच्छा करेंगे। हमारे 130 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है और देश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मात्र दो चंद उद्योगपतियों को पूरा देश सौंपने का काम किया, शिक्षा को तहस नहस कर दिया। उत्तर प्रदेश की हालत ये हो गई कि जितने दारू के ठेका है उससे ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। इसके बिल्कुल शिक्षा के विपरीत चल रहे हैं। आक्रोश है इससे लोगों? बिल्कुल बहुत आक्रोश है सर। आज प्रोटेस्ट नहीं होने दिया, ये तो हिटलर के ज़माने हुआ था। जनरल डायर ने भी इतना नहीं सताया जितना सताया। अंग्रेजी हुकूमत इससे अच्छी थी, 17 दिन में जाके गांधी का अनशन चलवाया, लेकिन ये लोग नहीं गए। इन्होंने बहुत ही निंदनीय काम किया है। एक वैज्ञानिक के साथ अभद्रता के साथ उनको उठा ले गए। कहाँ से आए आप? आगरा से। मेरी फ्रेंड गोवा से आई है, हम सब इधर जुड़े हैं। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र रही हूँ पहले, तो ऑलवेज अ स्टूडेंट। तो आज छात्रों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने आए हैं। जी बिल्कुल। जायज मानते हैं ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है, जो मांग उठ रही है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की और नीट परीक्षा के लीक के खिलाफ, कितनी जायज ये मांग है और क्या सरकार को चेतना चाहिए? बहुत मुश्किल माहौल बना दिया था मोदी जी सरकार ने, लेकिन इतने लोगों का रोड तक आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस है। लोग फॉरेन से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया के दूसरे पार्ट से आ रहे हैं। और आपने देखा है गवर्नमेंट स्कूलों की हालत कैसी है। इतने पिछड़े इलाकों से जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, फिर ऐसा हादसा होता है। तो गरीब इंसान के लिए ऐसे माहौल में रहना, अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। और उसी के लिए हैं यहाँ। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, नॉट जस्ट रेजिग्नेशन, उससे भी ऊपर डिमांड्स होनी चाहिए। बट अभी के लिए यही बहुत बड़ा सक्सेस है कि ऐसे नेगेटिव स्पेस में जहाँ पे बोलना अलाउड नहीं है, प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, इतने लोगों का आना यहाँ पर अभी तक क्रश नहीं होना, ये बहुत बड़ा सक्सेस है।
इतने ढोल बजाए जा रहे हैं विकास के, बदलाव के और 2047 में विकसित भारत के, लग रहा है कि भाई वो कल्पनाएं हैं, ढपोल संग वाली चीज़ें हो रही है या ज़मीन पर वाकई कुछ बदल रहा है क्या? डाइवर्ट करते हैं। मैं यूपी से हूँ, हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाया था राम मंदिर, क्या हुआ वहाँ पे? विदेशों को लूटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी आपके ही कार्यकर्ता वहाँ पे अपना ट्रस्ट बनाते हैं, लूटते हैं। तो बहुत सारी डीप रूटेड प्रॉब्लम है इस सरकार के साथ, और बहुत सारी सरकारों में होता है, पर जब भी कुछ गलत करेंगे तो हमारा काम है एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू रेज द वॉइस एंड आस्क फॉर द राइट थिंग्स। सो आपके मंदिर में लूट हुई थी, कभी बाहर के लोगों ने लूटा था, आप कह रही है कि भाई यहाँ देश में बाहर के लोग आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वैसा ही माहौल है, और कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल है। सही चीज़ नहीं मांगते हैं, रोड्स नहीं मांगते हैं, क्लाइमेट नहीं मांगते हैं, पेड़ों के लिए नहीं बोलते। अभी मुद्दा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, क्योंकि अगली पीढ़ी जितनी आएंगी वो सब इस पे ही निर्भर करती हैं। तो आई थिंक दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच। चलिए, तो कुछ और बेटे यहाँ पहुँची है। बेटा भगत सिंह जी की तस्वीर लेकर पहुँचे हो, क्या कहना चाहोगे? जिंदाबाद। जी, क्या कहना चाहोगे आज इस प्रोटेस्ट को लेकर? इनसे हमें इंस्पिरेशन मिल रही है। पहले भी देश इन्होंने ही आज़ाद करवाया, ये तो आपको भी पता है, आप भी भारतीय नागरिक हो, क्या आपको नहीं पता कुछ? आप पूछ रहे हो, आपको नहीं पता क्या? हो तो आपके साथ यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोटेस्ट को लेकर और आज जो कोशिशें हुई इस आंदोलन को कुचलने को लेकर? अब क्या बताऊं मैं सर, आपको पता है सबसे पहले हमारे ये जो हमारे भगत सिंह जी हैं, उन्होंने जो हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, बच्चों की आज़ादी के लिए किया, वो जो रेवोल्यूशन दौड़ा, वो आज फिर से रेवोल्यूशन की बारी आई है। वो आज इतने आज 23वां दिन है, सोनम जी धरने पे बैठे, भूख हड़ताल की, क्या किया उनके साथ? जिस रात मैं आई यहाँ पे, उस रात मैंने देखा, मैं 3 बजे अपने घर पे पहुंची, मैंने देखा यहाँ पे इतनी पुलिस, इतनी आर्मी लगी हुई थी, मैं देख के डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, इतना नॉर्मल पर अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है कि उसका क्या मतलब क्या है? इतनी पुलिस, इतनी आर्मी का क्या मतलब है बाहर लगने का? और अगले दिन क्या हुआ, सोनम जी को जबरदस्ती सुबह 7 बजे उठा लिया गया। ये क्या बात है? क्यों उठाया गया उन्हें? वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बैठे हुए हैं, चाहते तो वो भी आज़ादी से आराम से जी सकते थे। वो एक नॉर्मल इंसान है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। ये मोदी जी को क्यों नहीं पता लग रहा? मोदी जी क्यों नहीं उन्हें जवाब देते? क्यों नहीं मिले उन्हें? हमें आखिरकार सोनम जी के लिए आना पड़ा। 56 इंच की छाती पर भी बहुत लोगों ने सवाल उठाए। 56 इंच की छाती कुछ नहीं करती, 56 इंच की छाती कुछ नहीं करती अगर तुम कुछ जवाब नहीं दे सकते अपने बच्चों के लिए। हम क्या मोदी जी के बच्चे नहीं थे? उन्होंने क्या किया हमारे बच्चों के लिए? आज कितने बच्चे मर रहे हैं, कितनी औरतों का रेप हो रहा है, बच्चे से लेके मेरी बेटी जो कहती है मम्मा क्या करोगे, कपड़ों को देख के क्या करोगे? एक जब छोटी सी बच्ची का रेप होता है, जो 3 साल की बच्ची है या 3 महीने की बच्ची है, उसी का नहीं लोगों को पता लगता, तो मोदी जी को क्या पता नहीं लगता? उनकी बीजेपी सरकार में कितने लोग छुप के बैठे हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो हमें अपनी आज़ादी के लिए खुद ही उठना पड़ेगा, हमारी बच्चियों को भी घर से निकलना पड़ेगा, हमें माओ को भी घर से निकलना पड़ेगा। जिनकी बच्चे रोड पे कुचले जाते हैं, जज क्या करते हैं? जज बिके हुए हैं, डॉक्टर बिके हुए हैं, डिग्रियां बिकी हुई हैं, मीडिया बिकी हुई है। मोदी जी ने बोला था जिनके पास डिग्री होगी जॉब उन्हीं को मिलेगी। आज के टाइम पे क्या हो रहा है? डिग्री बिक गई है, बच्चे एजुकेशन वाले सब धक्के खा रहे हैं, क्योंकि डिग्रियां किनके पास है? डिग्रियां पैसे वालों के पास है। तो क्या करेंगे बच्चे? बच्चे रोड पे ही उतरेंगे, बच्चे रोड पे ही उतरेंगे। मोदी जी आप उनके जवाब दो, हमें आपके राज में हम बैठे हैं, आपकी प्रजा है, हमें उस चीज़ का जवाब दो मोदी जी, हम आपकी प्रजा हैं। आप जब राजा जो होता है वो अपनी प्रजा को कितना संभाल के रखता है। आज हमारा देश आज़ाद नहीं है, हमारे बच्चे आज़ाद नहीं हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हैं। जो आज़ादी मांगने हमें
रोड पे उतरना पड़ा है। वो रोड पे क्यों उतरना पड़ा है? अगर मोदी जी हमें ज़रा सा जवाब देते, सोनम वांगचुक जी का जवाब देते। आज के टाइम पे मैं ये सुन के हैरान हूँ, जब प्रोटेस्ट किया था भगत सिंह ने, तब भी अंग्रेज़ों ने बोला था कि भाई उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, वो भूखे मर रहे हैं। तब भी भगत सिंह जी के लिए भी अंग्रेज़ों ने बोला। फॉरेन सरकार फिर भी बोलती है। खालेदा जी जिन्होंने सिखों के लिए इतना बलिदान दिया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उन्होंने भी ऐसे ही उठा लिया गया। तब भी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? तब भी दिल्ली की गवर्नमेंट का सपोर्ट था। उस टाइम पे भी 84 कांड हुए, क्या हुआ? उस टाइम पे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट था, तभी सिखों को कुचला गया। और आज के टाइम पे सिख हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, या ये सभी हमारे भाई हैं, मगर सबको कुचला जा रहा है। मगर आज की सरकार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसका कोई जवाब है? हाँ, है हमारी सरकार के पास इसका जवाब, जो हमें उतरना पड़ रहा है। हम क्यों उतर रहे हैं रोड पे? हमें सरकार से जवाब चाहिए, बस यही हमारा। अब आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ उतरे हैं दिल्ली की सड़कों पे, यूथ भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, तो क्या सरकार सोचने पे, समझने पे, चिंतन करने पे मजबूर होगी क्या? सरकार कहाँ सोचती है सर? सरकार को मतलब नहीं है। अगर सरकार को मतलब होता तो इतना यूथ इकट्ठा ना होता। एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करते। वोट देने के टाइम पे, राइट, वोट देने के टाइम पे पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी तो ये आंदोलन ही नहीं होगा। नहीं पहुंचेगी। इतनी बड़ी तादाद में आप अगर दिल्ली में हो, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं मोदी जी तक बात जाएगी नहीं कहीं? मोदी तक बात जाएगी पर खत्म हो जाएगी। मोदी तक की बात जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात तो पहुंची है, बात तो 4-5 दिन पहले से ही पहुंची है। अगर ये बात अगर थोड़ी समझते तो वो करते भी। अब तक तो ये हल्केपन में लिया जाता है ना शायद इस आंदोलन को। आज जब इतनी बड़ी तादाद में आप लोग दिल्ली की सड़कों पे उतरे हैं, तो शायद सरकार सोचने पे मजबूर हो। नहीं होगी, नहीं। सबको एंटी नेशनल बोल देगी सबको। और ये रिलीजन के नाम पे जो देश बांटते हैं ना, पता है इसलिए बांटते हैं क्योंकि कल को अगर देश की सारी जनता यूनाइट होके आ गई ना, तो सरकार टिकने नहीं वाली सरकार। ये इसलिए रिलीजन का ढोंग रचा के जनता बांटते हैं। और सर एक चीज़ और भी है, गवर्नमेंट इस आंदोलन को सीरियसली लेती है या नहीं लेती, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इट्स मीन दे आर टेकिंग अस वेरी नॉर्मली। अगर वो एक्शन लेती है तो पता चलेगा कि हाँ उन्होंने हमको सीरियसली, सिंसियरली लिया है। आउटकम बताएगा बेसिकली है क्या। जयपुर में एक बंदे ने क्या करा, मोदी जी से अकाउंटेबिलिटी मांगी। एक लड़का है, आई डोंट नो, वो लॉ पढ़ रहा है, राइट? तो अब उस पे अराउंड 24 केसेस डाल दिए जाते हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं जवाब दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ जवाब नहीं दिया है, एंड जस्ट उस पर डायरेक्टली FIR हो रही है। ये कोई बात नहीं होती ना। हम तो 1-to-1 या आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रख लो। कहाँ है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? जो बंदा जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा है, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कहाँ की डेमोक्रेसी है? ये सीधा डिक्टेटरशिप है की तरफ मूव कर रहे हैं हम। यार तक कैसे खावे ये तो बताने लग रहे, और क्या? और सर एक चीज़ और, ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है ना, सिर्फ एक कॉमन बात के ऊपर टिका हुआ है। वो ये है कि गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम कराती है, वो एग्ज़ाम फेल हो जाता है। उस एग्ज़ाम को फेल होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। कॉमन बात सिर्फ ये है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। हम तो सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि अगर सरकार अकाउंटेबल है तो अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर की है, तो वो कहाँ अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। पूरा का पूरा प्रोटेस्ट सिर्फ इसी बात पर है कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। एग्ज़ाम लीक एक्चुअली अगर एक बार की बात होती है तो फिर लोग भी मान लेते हैं कि शायद गलती हो गई है, भाई कभी कभार हो जाता है, सिस्टम में एरर हो गया, बट ये रिपीटेडली हो रहा है, हर एग्जाम में हो रहा है। और केवल बात लीक की ही नहीं है, अगर आप असफल तरीके से भी एग्जाम करा रहे हैं वो भी तो लीक ही है। आप एसएससी के एग्जाम देखिए, एसएससी जीडी में कितना बुरा हाल हुआ है। बच्चों ने जाके कंप्यूटरों की तोड़फोड़ मचाई, और बच्चे करेंगे भी क्या? एक टाइम बाद तो भाई आदमी इम्पेशेंट होगा ही ना, कि भाई इतने 3-3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में 10th 12th में इतनी बड़ी घपला हो गया। नीट का एग्जाम 3 साल में 2 बार लीक होता है, हमें शर्म आनी चाहिए। हम डॉक्टर्स बना रहे हैं, यही डॉक्टर्स हमारा आगे जाके इलाज करेंगे। और मैं तो चाहता हूं जो लीक करके जिन लोगों को डॉक्टर बना रहे हैं ना, ये इनके बच्चों का इलाज करें, तभी इन्हें पता लगेगा। 2026 चल रहा है, अगर हम पीछे जाएं, एग्जैक्ट 2016-17 का यूपीएससी के बाद एसएससी सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम लेकर के
गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर लोगों को अपॉइंट करती है। 2016 के अंदर भी एसएससी का एग्ज़ाम लीक हुआ था, लोधी रोड के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था 2016-17 के एसएससी एग्ज़ाम के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर टोटल चल रहा है। चाहे आप पिछले साल देख लीजिए, उससे पिछले साल देख लीजिए, या पिछले 10 साल देख लीजिए। अगर इफ़ आई एम करेक्ट, मैं खुद 2016-17 का एसएससी का एस्पायरेंट था। 2016-17 के अंदर भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन ऐसा नहीं हुआ जो कि फ्रूटफुल हो, जो आने वाले एग्जाम्स को फ्रूटफुली करा सके, और ये उसका नतीजा है। ये तो आज की प्रदर्शन के बाद जागेगी समझेगी सरकार, या फिर इससे भी बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, या फिर से आप लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ेगी? कि जिस हिसाब से इस देश का सिस्टम पूरा का पूरा फेल है, एजुकेशन मामले में ज़ीरो है। जब तक हमारे बच्चे ढंग से ही नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर उतरे हैं, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में भी उन्हें एग्ज़ाम देने हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तो अब हम अपने बच्चों को लेके इस प्रोटेस्ट में आए हैं। तो अच्छा खासा जन सैलाब जी, क्योंकि हम सब इन बच्चों के साथ हैं, क्योंकि ये सब हमारे बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम में फेल होने के बाद मर रहे हैं। वो माँ बाप क्या करें जो अपने बच्चों को खो रहे हैं। जवान बच्चे 18-18 साल के, 16-16 साल के बच्चे मर रहे हैं, तो वो माँ बाप कहाँ जाएं। बेसिक दिक्कत ये भी है कि अगर इंडिया इतना डेवलप्ड नेशन होता जहाँ पे आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो बच्चा सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बजाय अपने क्रिएटिव जगहों पे भी जाता। यहाँ पे सारा जो सर्वाइवल है ना, वो आपके मेडिकल एग्जाम, इंजीनियर एग्जाम, इन सब पे आके टिक जाते हैं। अगर वही लीक हो रहे हैं तो सारा सिस्टम ही बेकार हो जाता है। फिर बच्चा आगे क्या करेगा, है ना। सुसाइड करना, उसके लिए उसका मेंटल हेल्थ एकदम वहाँ पे खराब हो जाता है। एंड दैट इज़ द ओनली ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट, क्योंकि प्रेशर इतना है, और प्रेशर भी इंडिया के सिस्टम ने क्रिएट करा है। आप हेल्थ देख लो, आप हमारे पेट्रोल देखो, एक डिपार्टमेंट मेरे को ऐसा बता दीजिए जो अच्छा है। हमारा पासपोर्ट हमारा कितना नीचे गिरा है, हमारा रुपया कितना नीचे गिरा है। हम बोलते हैं कि हम इंडिया विश्व गुरु है। कहाँ विश्व गुरु है? अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहाँ का मीडिया मोदी जी के बारे में कैसा कैसा कह रहा है, और हम बोल रहे हैं 56 इंच का सीना, हम तो विश्व गुरु हैं। कहाँ का विश्व गुरु है जब हमारे पास बेसिक चीज़ें नहीं है। हम अपना हक, जो हमारा हक है, हम पे ना अच्छा खाना है, ना पैसा है, और ना रोड है, ना एजुकेशन, ना हेल्थ है। अगर मेरे को लगता है कि अगर अभी आज ये जो हमारा आज का जो मेन मोटिव है इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का, ये इसलिए रोक रहे हैं। अगर एक ने इस्तीफा दे दिया तो फिर सबको देना पड़ेगा। हेल्थ में, पेट्रोल में, रेल में, सब चीज़ में इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इनकी पूरी सरकार ही चली जाएगी। और सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे सर चाइना में गांव का एग्ज़ाम होता है सर, वो कितना सलीके से और कितना ढंग से किया जाता है। ठीक है, चाइना इतना बड़ा देश है, इतने सारे बच्चों का वो एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। क्या ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। सर क्या नीट पहले इंडिया में नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे सर। सर ये पिछले 2-3 टाइम से क्यों लीक हो रहा है? सर एसएससी में जो एडिक्विटी जो पिछले साल जिन्होंने वो करा, जिनको इन्होंने टेंडर दिया था, इस साल उनको टेंडर सेम कंपनी को टेंडर देने का क्या मतलब बनता है सर? सर ये तो फिर पूरा एक साजिश ही चल रही है ना अंदर ही अंदर की। मतलब आने वाले यूथ का फ्यूचर ख़राब कर दो, हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखो, और इनको बस वोट ही वोट, इनका वोट बैंक भरते रहो हिंदू मुस्लिम कर करके। सर पे कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, E20 के नाम पे तो इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने NSUT से कर रखी है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि E10 गाड़ियों में E20 पेट्रोल कभी नहीं सूट कर सकता। E20 पेट्रोल का सीधे सीधे मतलब है उसमें होता है 20% एथेनॉल। एथेनॉल से क्या होता है ना, जब वो हमारी गाड़ियों में जाता है, और सबसे ज़्यादा ये खराब होने वाला सीजन अब चालू हुआ है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में आ गया बहुत ज़्यादा मॉइस्चर। तो जो एथेनॉल होता है ना, उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को होल्ड करता है। जैसे वो वाटर को होल्ड करता है ना, वो इंजन में पूरा करोड कर देता है, वो पूरे इंजन को करोड कर देता है। और क्या बोलते हैं, नितिन गडकरी जी, मेरे को समझ में नहीं आता नितिन गडकरी जी क्यों E20 पेट्रोल पे सफाई देते रहते हैं। उनका काम ही नहीं है, वो क्यों बताते रहते हैं? उन्होंने कहाँ स्टडी कर ली, उन्होंने कहाँ पे स्टडी करी है E20 पेट्रोल के बारे में? उन्होंने ये चीज़ और बोली कि नहीं E10 गाड़ियों के लिए तो E20 पेट्रोल सूटेबल है। अगर E10 गाड़ियों के लिए सूटेबल था तो E20 गाड़ियां बनाई क्यों तुमने? सर मैं कहना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी तो वैसे भी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर तो हरदीप सिंह पुरी जी है, उनको इसके ऊपर बोलना चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी जी पूरे E20 जो हमारा फ्यूल है उसके पूरे पोस्टर बॉय बने हुए हैं, लेकिन उनसे अपना डिपार्टमेंट नहीं संभाला जा रहा। अभी आप देखो उन्होंने जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए हैं उसके अंदर कितने बड़े बड़े होल हो चुके हैं, उनसे अपना डिपार्टमेंट संभाला नहीं जा रहा, दूसरे के डिपार्टमेंट के अंदर वो घुसे जा रहे हैं। और आपने बोला था कि क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार जागेगी, तो मेरे को तो लगता है कि ये सरकार बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो
हो चुकी है आज आम आदमी के प्रति। और ये क्यों ही सिस्टम जागेगा, क्योंकि आप देखो इस सिस्टम को जो लोग चलाते हैं उनके बच्चे सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ रहे, उनके बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम से अफेक्ट नहीं हो रहे। हरदीप सिंह पुरी जी की लड़की बाहर रहती है, ऐसे जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उनका बेटा बाहर क्या कहते हैं पढ़ा हुआ है और बाहर ही जॉब करता है। हमारे एनएसए जो है उनके बच्चे ने बाहर की नागरिकता ले रखी है। तो अब देखो इनके तो सारे बच्चे ही, जब इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जब इनका खुद की फैमिली इस एजुकेशन सिस्टम से अफेक्टेड नहीं है, तो ये लोग क्यों क्या कहते हैं सेंसिटिविटी दिखाएंगे आज हम लोगों के प्रति। इन लोगों को तो लगता है कि भाई हमें तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं, इस देश को लूट करके ये अपनी फैमिली को बाहर सेटल कर रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर पिसते जा रहे हैं। और अगर कोई बच्चा इस एजुकेशन सिस्टम से तंग आकर के उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करता है, उसके खिलाफ कुछ बोलता भी है, तो ये उसको टैगिंग कर देते हैं कि भाई तुम एंटी नेशनल हो, तुम्हें पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तुम्हें चाइना से फंडिंग आ रही है। आप देखो एक 12th क्लास का बच्चा था, ऑनलाइन स्कीम जो मार्किंग OSM चलाया अभी क्लास 12th के लिए CBSE ने, वो एक तो उसको गलत आंसर की पकड़ा दी, मतलब किसी और बच्चे की आंसर की पकड़ा दी। उसके बाद जब उसने उसके ऊपर ट्वीट करा तो एक सीनियर जर्नलिस्ट जिसकी शायद बेटा या बेटी की शादी में खुद मोदी जी गए थे, अशोक श्रीवास्तव, उसने ट्विटर पे आकर के बोला कि ये पाकिस्तानी भी CBSE का एग्जाम दे रहा है। मतलब उस बच्चे को ही जिसने अभी 12th क्लास का CBSE का एग्जाम दिया है उसको इन्होंने पाकिस्तानी लेबल कर दिया। आप देखो जब फार्मर प्रोटेस्ट चला था तब इन लोगों ने बता दिया कि भाई ये तो खालिस्तानी है, इनको तो कनाडा से फंडिंग आती है। उसके बाद जब क्या कहते कहीं भी कोई प्रोटेस्ट चलते हैं बता देते इसको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। आज ये लोग बोल रहे हैं इनको तो अमेरिका से फंडिंग आ रही है, ये तो CIA फंडिंग प्रोटेस्ट है, जॉर्ज सोरोस कर रहे हैं सब काम। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आपको सब कुछ पता है कि किसको किससे फंडिंग आ रही है, आपको ये बात नहीं पता कि कश्मीर के अंदर 400 किलो RDX कहाँ से आया था जब पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ था। और अगर आपको पता है कि फंडिंग आ रही है तो फंडिंग रोको ना, 12 साल से आप ही की तो सरकार है। आप लोग प्रोटेस्टर को यहाँ पे 1000, 2000, 5000 पुलिस वाले क्या कहते हैं CRPF और पैरामिलिट्री की फोर्सेस लाके हटा सकते हो, आप लोग फंडिंग नहीं रोक सकते जहाँ से आपको पता है कि आ रही है। सबसे बड़ी एंटी नेशनल तो फिर यही गवर्नमेंट है जो उस फंडिंग को आने देती है। और फिर क्या कहते हैं, हाँ, और जो मैं तो ये समझता हूँ कि असली नेशनलिस्ट लोग तो आज यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं उनसे बड़ा नेशनलिस्ट, उनसे बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। वो लोग जो अपने घरों पर बैठ करके, टीवी पर बैठ करके, केवल वो लोग जो देश के लिए जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हमारे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन, उनके ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं, उनको जो एंटी नेशनलिस्ट टैगिंग कर रहा है वो सबसे बड़ा एंटी नेशनल है इस देश के अंदर। उससे बड़ा एंटी नेशनल कोई नहीं हो सकता। आप यहाँ इस भीड़ में मुझे सबसे ज़्यादा बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पहुँचे हैं यहाँ आप, किस भावना से आए आज? यहाँ युवा भी है, महिलाएं भी हैं। ये भावना से है कि जो इतना बड़ा काम है जो देश के लिए है, शिक्षा ये देश का पाया है। तुम चाइना में जाओ, अमेरिका में जाओ, वहाँ शिक्षण फ्री है, सब शिक्षा फ्री है सब। तो ये जो हमारे वहाँ ये लूट हो रही है ऐसी, ये जो अभी पकड़े नीट में, अच्छा जो ये इसको राजीनामा नहीं देने लगा रहे, पर जो लोग पकड़े, जिन्होंने पकड़े गए, वो जो अपराधी पकड़े गए, उनका क्या, वो तो उसको तो फांसी देने को ना, क्योंकि ये राष्ट्र का काम है, इनको फांसी देना चाहिए। फांसी तो देना दूर रहा है, वो तो जमानत पे फिर रहा है रास्ते पे, ये कौन सा न्याय है? नहीं, उसको तुम राजीनामा दे रहे ठीक है, पर ये जो पकड़े गए उनको तो फांसी दो, वो तो घूम रहा है रास्ते पे। जागेगी सरकार, हाँ जागेगी सरकार। आप महाराष्ट्र से हैं, हम देख रहे हैं यहाँ देश के लगभग हर कोने से लोग पहुँचे हैं, तो क्या जागेगी अब सरकार? हाँ, सरकार जागे? नहीं, ये नहीं जाए, नहीं जागती, ये नहीं जागेंगे। ये सब गलत बात है। ये रावण है, रावण इंग्रज, उससे 1000 पट खराब सरकार है। ये रावण भी नहीं, इसके सामने कुछ नहीं। वो 111 उपवास करने मर गया है, कोई इनको कीमत है? अमेरिका के अंदर एक पायलट अगर गया तो उनके लिए उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए, अब्ज रुपए खर्चा किया, उसको लाया। यहाँ तो उपोषण कर रहे, एक आदमी मर जा रहा था, कुछ फिक्र नहीं, कुछ नहीं है। कहाँ देश जा रहा है, चाहे चाइना, कहाँ कुछ जा रहा। हमारे से पीछे था, हम छोटे थे जब हमको बोलते थे चूहा खाने वाला देश है, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। आज कहाँ जा रहा चाइना, हम कहाँ जा रहे? जब तक शिक्षा फ्री नहीं होंगी जब तक कोई देश नहीं बढ़ सकता, कोई देश नहीं बढ़ सकता। कहना चाह रहे? सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, इतनी सारी दिल्ली पुलिस और CRPF के लोग हैं, मैंने 100 में से सर 70% लोगों की दिल्ली पुलिस की, CRPF की नेम प्लेट नहीं देखी। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? और सर ये देखिए, डंडे मार रहे हैं, ना लेडीज़ देख रहे हैं, ना जेंट्स देख रहे हैं, ना बच्चे देख रहे हैं, ना बुजुर्ग देख रहे हैं, सीधा डंडा मार रहे हैं उठा के। ऐसे कैसे चलेगा सर, बताइए।
हाँ सर, ये है सर। मेरे से भी एक लेडीज है, उसका हाथ कट गया बैरिकेड के बीच में, फिर भी नहीं देख रहे कि फीमेल खड़ी है, डंडा मार रहे हैं क्योंकि नेम प्लेट हटा रखी है। सर कैसे आप कुछ किसी को कैसे कंप्लेंट करेंगे आप बताइए? बिना नेम प्लेट देखे आप कैसे कंप्लेंट करेंगे कि फलाने बंदे ने मेरे को लाठी मारी? नेम प्लेट ही नहीं है सर, ऐसा क्यों? ये लीगल है सर? बताइए आप मेरे को, ये लीगल है सर? तो आप देखिए ना सर जाके, आपको 100 पुलिस वाले मिले या 100 सीआरपीएफ के जवान मिले तो 50 से ज़्यादा पुलिस वालों की और सीआरपीएफ के जवान की नेम प्लेट हटा के जेब में रख रखी है। क्यों सर? बताइए आप मेरे को। और क्यों? क्योंकि डंडा मार रहे हैं सीधे सामने से, ना फीमेल देख रहे हैं, ना बच्चे देख रहे हैं, ना बुजुर्ग देख रहे हैं। अभी भी आप, मैं इतना घूम के आया हूँ क्योंकि लाठीचार्ज कर दिया अंदर। क्यों सर? क्यों मार रहे हैं? मल्टी नेशनल कहाँ से आए हैं हम? यहीं के हैं, यहीं पे रहता हूँ मैं, दिल्ली का हूँ, लोकल हूँ मैं। फिर भी लोगों को ऐसे मार रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हम, क्या ही डिमांड कर रहे हैं सरकार से। ये सरकार तानाशाह सरकार है। आज 20 दिन हो गए, आपने पहले भी खूब एंसन कवर किए होंगे। 10 दिन में 5 दिन में कोई भी सरकार होती है वो आके पूछती है भाई क्या बात है, परंतु इस सरकार ने आज देखो आप, लाखों आदमी इधर आए हुए हैं। पहले भी सोनम जी को इन्होंने अवार्ड भी दे रखे हैं एक वैज्ञानिक के रूप में, भाई बहुत वहाँ काम किया है। परंतु आज जब ये स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो गए तो उनको एंटी नेशन कहने लगे। तो मैं तो यही कहूँगा, आप असंवेदनशीलता छोड़कर, मोदी जी निवेदन है, आप अपने आप को राम राज्य का रखवाला कहते हैं। राजा राम तो सबकी जनता की सुनते थे, आप इतने कठोर क्यों हो चुके हैं? तो आप एक बार, जो नीट में 22 लाख बच्चों ने पेपर दिए थे, उनके परिवार वालों पर क्या गुजर रही है? सबसे ज़्यादा तो मैं उन 20-22 हमारी बहन बेटियों की, भाइयों की, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं, उन परिवारों से आप जाकर पर्सनली मिले, उनको आर्थिक मदद दें और अपनी जो कमी है आपकी शिक्षा मंत्रालय की, एनटी डिपार्टमेंट की, उसके कबूल करें और आगे से उसे सुधारने का प्रयत्न करें। मैं तो यही निवेदन करूंगा, मोदी जी आप अपनी हठकर्मिता को छोड़कर, और देश में जो यह शांति फैली हुई है इसे अघोषित, हम वो आपातकाल भी कह सकते हैं। ये एक मामले में नहीं है। आप आज देखो जो अपना एथनॉल है उसमें पानी कितना यूज हो रहा है। आने वाले समय में पानी कहाँ मिलेगा हमारे बच्चों को? ठंडी हवा कहाँ से मिलेगी? लाखों पेड़ आज रात दिन उद्योगों के नाम से काटे जा रहे हैं। अगर ये पेड़ इसी तरह से काटते रहेंगे तो कहाँ ऑक्सीजन मिलेगी? तो मैं तो मोदी जी से निवेदन करूंगा, आप अपना सारा देश का सिस्टम सुधारें और इन ये जो आप हमारे भविष्य की जो चीज़ें हैं, जल जंगल ज़मीन, इनको बचाएं। और सरकारी नौकरियों में आप सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, इन चीज़ों को भी सरकारीकरण करें, इनका प्राइवेटाइजेशन ना करें, ताकि हमारे युवा जो पढ़ रहे हैं आज, इनको नौकरियां कहाँ से मिलेगी? ये सरकार जो प्राइवेट नौकरी 20-30 हज़ार में, आप इंग्लिश स्कूल में कैसे तो बच्चों को पढ़ा लोगे? कैसे दूध बिजली का बिल दे दोगे? या आप यह चाहते हो कि सारी दुनिया गरीब ही रहे, 10-20% लोग अमीर रहे? हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या थी? आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही ये थी कि पेपर लीक होते ही धर्मेंद्र प्रधान में अगर थोड़ी बहुत नैतिकता होती तो वो सीधे इस्तीफा देते। आज लाखों की संख्या में युवाओं को सड़कों पर उतरने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। हम इस सरकार से क्या कह रहे थे? सोनम वांगचुक इस सरकार से ये कह रहे थे कि आप जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कीजिए कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो। यही तो मांग थी ना। लेकिन आज जब लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं साहब, तो अब हमारा केवल धर्मेंद्र प्रधान तक की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा जिम्मेदारी ये है कि भविष्य में किसी भी मंत्रालय में अगर भ्रष्टाचार होता है या भविष्य में कोई भी पेपर लीक होता है, वो मंत्री तुरंत इस्तीफा दे, ताकि बार बार लड़कों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी 2.5 साल की बिटिया है, 750 किलोमीटर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, चाइना और नेपाल की सीमा से लगा मेरा जनपद पिथौरागढ़ है, वहाँ से मैं 4 दिन से यहाँ पर हूँ। और ये लोग कह रहे हैं कि चाइना से पैसा आ रहा है, जो ये भ्रम फैला रहे हैं। सड़कों पर हम लोग सोए हैं, सब लोग अपनी पॉकेट मनी से यहाँ पहुँचे हैं, तो यह क्या ये चाइना पैसा दे रहा? कैसा भ्रम आप फैला रहे हैं? आप उस वैज्ञानिक के लिए, उस शिक्षाविद के लिए, उस पर्यावरणविद के लिए ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। इस देश में 2014 के बाद कोई भी अगर अपनी मांग को मनाने के लिए प्रदर्शन करता है, उसको या तो देशद्रोही कहा जाता है, या पाकिस्तान परस्त कहा जाता है, या चीनी एजेंट कहा जाता है। ये कैसी हिटलरशाही सरकार है? ये कैसा आपको अहंकार है साहब? जब रावण का घमंड नहीं बचा तो आपका क्या घमंड बचेगा साहब? हम इस सरकार से कहना चाहते हैं, अभी भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अभी भी वक्त है।
आपके पास, धर्मेंद्र प्रधान के पास आपकी ऐसी कौन सी फाइल है जिस वजह से आप उसको निष्कासित नहीं कर पा रहे हैं? हम अंत में यही कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, राम मंदिर के चंदे के पैसे से, मेरे बद्रीनाथ धाम के चंदे के पैसे से, या केदारनाथ धाम में सोने की लूट के पैसे से आप विधायक और सांसद और राघव चड्ढा जैसे लोगों को खरीद सकते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में युवाओं के इस हुजूम को, इस जोश और जज्बे को यह सरकार नहीं खरीद सकती है। और हम शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से ये संसद मार्च चल रहा है। मैं वीडियो में देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में पत्थर भर के लाए गए हैं, और कौन लाया है? ये दिल्ली प्रशासन लाया है। टूटी फूटी गाड़ियां इन्होंने लगाई है ताकि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले हमारे साथियों पर तमाम तरह की धाराएं थोप दी जाएं। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम मावी वीर नहीं हैं। हम भगत सिंह को पढ़कर बड़े हुए हैं, हम आने वाली पीढ़ी के भविष्य के सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। 2.5 साल की मेरी बिटिया है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 साल बाद जब वो 12वीं पास हो जाएगी तो उसके लिए रोजगार के अवसर नहीं होंगे। अपने बेटों को तो विदेश में पढ़ाएंगे, हमारे स्कूलों के सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे। अग्निवीर जैसी योजना लाकर 22 साल के बच्चे को रिटायरमेंट में भेज दे रहे हैं, और 75 और 76 साल का प्रधानमंत्री फिर कह रहा है 4थी पारी 5वीं पारी। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है साहब? तो पीछे एक स्लोगन है, देख रहे हो विनोद, मोदी जी ने बोला जब से स्लोगन बहुत चल रहा, और अब इस स्लोगन को लेकर सवाल से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उन्हीं में से मैं एक हूँ, और मेरी भी यही मांग है कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम सब लोग सवेरे 9 बजे का आह्वान था, अभी तक हम वेट कर रहे हैं। मेरा एक अलग ही कंसर्न है, क्योंकि हम कोई पेड नहीं है जो आए हुए हैं यहाँ पर। मेरा ये है कि ये प्रोटेस्ट है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं की जा रही हम तक। वहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ तक नहीं आ पा रहा है। हम लोग क्लूलेस घूम रहे हैं, डायरेक्शनलेस को चलो कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। नहीं, अगर ये प्रोटेस्ट को सच में आगे बढ़ाना है तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना चाहिए। किसी को नहीं पता है, कोई बोल रहा है कि दीपके जी चले गए नड्डा जी से मिलने, कोई बोल रहा है कि बातचीत चल रही है सौरव दास की, कोई बोल रहा है कि मंच के पीछे बोला। अरे यार, इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना चाहिए, बस हमारी यही है। बाकी हमारी एकदम, हम सीजेपी के साथ हैं। और इस क्षेत्र में शायद इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई है, शायद वो भी हाँ, देखिए इंटरनेट भी रोक दी गई है। हमने कश्मीर के समय भी देखा था, राइट टू इंटरनेट का सुप्रीम कोर्ट में चला था। अभी भी वापस से सिक्योरिटी रीजन से इंटरनेट रोक दी है। ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का माध्यम बना हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का आह्वान भी स्टेज से नहीं दिख रहा है। हम उनके साथ हैं, जब बोलेंगे हम तब चलेंगे, लेकिन सवेरे से वेट कर रहे हैं। क्लूलेस कब तक? बस ये है। धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। ये जो भाई साहब बता रहे हैं, आप सपोर्ट के लिए आए हैं, हम भी सपोर्ट के लिए आए हैं, लाखों लोग सपोर्ट के लिए आए हैं। एक्चुअली एक बेसिक प्रॉब्लम समझिएगा, हम सबको समझनी है वो, कि अभी जो पार्टी बनी है कुछ ही लोग हैं उसमें कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है। मैनेजमेंट में कोई 10-20 हज़ार लोग नहीं है। और जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, फंडिंग नहीं है। कि इतना बड़ा मोटा पैसा होता तो हम इतनी बड़ी टीम बना के चलते। मैं पिछले 20-25 दिन से लगातार यहाँ पे हूँ, रात को रुकता भी हूँ, जब थक जाता हूँ चला जाता हूँ, घर वापस आ जाता हूँ। ठीक है, हमारे पास अभी मैनेजमेंट नहीं है, और उसके बाद में पूरी बैरिकेटिंग कर रखी है इन्होंने संसद तक। उसमें बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वहाँ पहुँचने का। बहुत बड़े लेवल पे राइफल्स और ये आपका आंसू गैस के गोले, ये वो सब कुछ आया हुआ है। ठीक है, इन्होंने पूरी कई लेयर की बैरिकेटिंग कर रखी है, तो वहाँ पहुँचना भी इम्पॉसिबल जैसा है। तो ये मैनेजमेंट वाली जो बात है, वो छोटी सी टीम है, लाखों लोगों को करना कंट्रोल बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मत समझिए कि आप यहाँ पे आए हैं और आपका आना यहाँ पे वेस्ट हो गया, बिल्कुल नहीं। ये जो हमारी अटेंडेंस है, ये जो हमारी लाखों लोगों की अटेंडेंस है, यही काफी है सरकार के कान खोलने के लिए। चलिए, आप मोदी जी के विनोद जो देख रहे हैं, आपके विनोद क्या देख रहे हैं इस वक्त देश में? होता मोदी जी कह रहे थे कि देख रहा है विनोद, काम बोलता है, काम नहीं बोलता। देख रहा है विनोद, कांड बोलता है। ये जो कांड किया है इस सरकार ने, ये बोलता है कि लाखों लोग सड़कों पे आए हैं। और जो हिस्ट्री बनी है, ये मेरे ख्याल में आज तक कभी नहीं हुआ, इतने लोग कभी आज तक दिल्ली की सड़कों पे नहीं आए। इस तरीके से भाई व्यवस्था है, रैलियों में बसें लग रही है, लोग इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से भाई एक मूवमेंट चला। जब कांग्रेस जनता पार्टी का पहला प्रदर्शन हुआ तो शायद सरकार को लगा कि जिस तादाद में लोग पहुंचे कि नहीं यार कुछ नहीं, फूस पटाखा है। लेकिन आज जिस तरीके से लोग उतरे हैं, तो क्या सरकार गंभीर होगी? देखिए देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो लोग कहते हैं कि छोटी सी पार्टी है, यार पार्टी की बात नहीं है।
Actually, it's not about a party. It's not about Deepke. It's not about Sonam Wangchuk. It's about our rights. It's about our democracy. हम अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं. मैं पढ़ नहीं रहा सर, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मैं डबल एमए कर चुका हूँ. मेरे बच्चे नहीं है सर कोई कि मैं बच्चों के लिए आया हूँ. मैं अपने देश के लिए आया हूँ. मेरे देश के जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, मेरे भाई बहन हैं छोटे, मैं उनके लिए आया हूँ. 20 दिन से लगातार यहाँ पे कभी सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, जाग रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा है 20-25 दिन से. और जहाँ तक बात है कि ये आंदोलन की, ये आंदोलन एक स्टार्ट है. ये जो आवाज़ें आज जो लाखों लोगों की आवाज़ें हैं, ये आवाज़ें खो गई थी कहीं. पिछले 12 साल से आवाज़ें खत्म हो गई थी, ये आवाज़ें आने लगी है. तो डेमोक्रेसी को इससे बल मिलेगा. और इस एक आंदोलन के बाद में ना जाने कितने आंदोलन होंगे, क्योंकि ये जो आवाज़ें उठी हैं, इन आवाज़ों से लोगों को एक बल मिलेगा कि हाँ, हम बोल सकते हैं. ये बड़ी बात है. ये जो स्टार्ट हुए चिंगारी जो है, ये चिंगारी बहुत बड़ा आंदोलन बनेगी आगे चल के. कुछ बोलना चाहोगे अंकल जी? कुछ बोलोगे? पट्टा है आपके गले में, एक देख लियो. सरकारी कर्मचारी हो? ऐसे ही रिटायर हो गए. रिटायर हो गए. अब तो बोल लो. कोई चिंता नहीं. जब से हमारे मोदी सरकार आई है 12 साल से, इन्होंने सिर्फ झूठे वादों के अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया और बच्चों का भविष्य और खराब करते जा रहे हैं. एक बात बताइए ईमानदारी से, ये जो आज आपने ये डाला है बिल्ला, इसलिए आप डाला क्या भाई लट से बच जा? लट से बच्चे नहीं डाला भाई मैंने, ना मैं डरने की वजह से यहाँ आया हूँ. मैं बच्चों के भविष्य की वजह से यहाँ आया हूँ. मेरा भी राइट बनता है कि हमारे ही बच्चे हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसी और के नहीं, वो हमारे देश के और हमारे ही बच्चे हैं. उन्हीं के समर्थन के लिए मैं यहाँ आया हूँ. जग्गा की सरकार है जी, जग्गा की सरकार, समझेगी सरकार, चेतेगी सरकार. चेतेगी क्यों नहीं, चेतेगी, बिल्कुल चेतेगी. मैं ये कह रही थी कि हमसे पहले क्रांतिकारियों ने क्रांति की थी, आज हम इतना बोल पा रहे हैं, तो हम आज थोड़ा सा बोलेंगे. आज चिंगारी उठी है, कल क्रांति बनेगी. सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो विधानसभा वगैरह में, संसद में समोसे की आवाज़ उठ सकती है कि छोटा समोसा होना चाहिए, बड़ा समोसा होना चाहिए, तो इन स्टूडेंट्स की, बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा. वहाँ पे उनके कान में जरा सी भी बात नहीं जा रही है. हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए सांसद तक पहुँच जाते हैं कि रिचार्ज 399 का क्यों है, एयरपोर्ट पर समोसा महंगा क्यों है, और समोसे का साइज़ छोटा क्यों है. ये सब चीज़ें जाती हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, यहाँ पर इतने लोग, बच्चे इतने परेशान हैं, उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही. बस मैं इस कन्फ्यूज़न में हूँ. बंद हुए चले आ रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, माध्यमिक स्कूल बंद हो रहे हैं, है ना. पेपर बार बार लीक हो जाते हैं, या फिर पेपर होते भी हैं तो उनका कोई रिजल्ट नहीं आता है. तो कहाँ तक जनता से सहन करे, कहाँ तक कहाँ से होगी? बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? ये सरकार चाहती है हमारे देश में जितने भी नौजवान हैं सब अनपढ़ रहे, हमारे गुलाम बन के रहे. सरकार जी एंग्री यंग मैन बन गए आज तो. है जी, एंग्री यंग मैन बन गए. अमिताभ बच्चन की नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि देश का भविष्य पढ़ लिख करके बच्चे अपने, अगर बच्चे पढ़े लिखे के होंगे तो ये इनसे सवाल पूछेंगे अपने भविष्य के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में. कोई इनका भविष्य नहीं है बच्चों के आगे. सर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. सरकार, अंकल जी एक मिनट. सर एक बात ये बता दो, बच्चे आपके भी हैं, आपके भी, मतलब फैमिली में लगा लो, कोई इसमें कोई वो नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई धर्म नहीं है. नीट के जो एग्जाम दिए बच्चे एक्सपायर हो गए, जिन्होंने लोन लेके पढ़ाया है कोई. और दूसरी भी चीज़ ये है, जो सुसाइड कर लिया वो कैसे सर्वाइव करेंगे बेचारे. और दूसरी चीज़ ये है, कोई मेरे को ये बता दो कि जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक अगर एक भी कोई चीज़ हो, सीमेंट हो, सरिया हो, कुछ भी, अगर एक भी किसी चीज़ का रुपये कम हुआ हो, तेल तो चलो अलग की बात रहेगी, पेट्रोल वगैरह वो तो अलग की चीज़ रहेगी, उसमें बता दो. और किसकी जेब के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है. सारे जो यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे जो लोग आए हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी हैं, युवा यूथ है, युवा ने ही सरकार बनाई थी इनकी जब 14 में आया था, और युवा ही गिराएगा. सर जब राशन फ्री मिल सकता है तो एजुकेशन फ्री क्यों नहीं मिल सकती है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि राशन को तो फ्री में बांटा जा रहा है, एजुकेशन के लिए इतना पैसा, इतना महंगा हो गया एजुकेशन, ताकि इसीलिए कि बच्चे ना पढ़ पाएंगे और ना अपना राइट्स जान पाएंगे और ना ये कलम की ताकत से इनको आगे हरा पाएंगे. बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद में आज जंतर मंतर पे लोगों का सैलाब उमड़ा है. बड़ी बात है. मैक्सिमम यूथ है, महिलाएं हैं, बेटियां हैं और बुजुर्ग भी उनका साथ देने के लिए आए हैं. अब सब चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदले, सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करे, उन पर कार्रवाई करे जो सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं और युवा का भविष्य भी. अब बदलाव की शुरुआत हो, युवाओं की मांग है. अब जब इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली की सड़कों पे, संसद भवन से कुछ किलोमीटर की दूरी पे, प्रधानमंत्री निवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पे सरकार के कान खोलने के लिए युवा चीख रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी वो तो आने वाला भविष्य बताओगा. लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि अब चिंगारी
शोला बनने की तरफ है। सरकार समय से नहीं चेतती तो चीज़ें और आगे बढ़ेंगी।